Hello everyone, my name is Mayank Pandey and I am here to teach you Child Development and Pedagogy for DSSB PRT Part B एग्जाम। दोस्तों, आज का टॉपिक है स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास क्या है, उसकी वेरियस डोमेन्स कौन कौन सी होती हैं जिनमें चेंजेस आते हैं, इसकी मेन स्टेजेस क्या क्या हैं और हर स्टेज में जो भी की फीचर्स होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे और साथ ही साथ हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करते चलेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट एक एज रिलेटेड प्रोग्रेसिव और सिस्टमैटिक चेंज होता है और ये चेंज वेरियस डोमेन्स में होते हैं। किसके वेरियस डोमेन्स में होते हैं? बच्चे के वेरियस डोमेन्स में होते हैं। ये एक प्यारा बच्चा है, इसमें इसके फिजिकल फीचर्स में चेंजेस आएंगे, इसके कॉग्निटिव फीचर्स में चेंजेस आएंगे और इसके सोशियो इमोशनल फीचर्स में चेंजेस आएंगे और इसी को हम बोलते हैं डोमेन। इन डोमेन्स के बारे में हम आगे बाद में डिस्कस करेंगे, पर सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है और अच्छे से कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एक एज रिलेटेड प्रोग्रेसिव और सिस्टमैटिक चेंज है। चाइल्ड डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव भी होता है। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मात्रात्मक और क्वालिटेटिव का मतलब होता है गुणात्मक। इनके बारे में हम अलग से जानेंगे, पर अभी हमारा जानना ये जरूरी है कि ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंजेस होते क्या हैं। क्वांटिटेटिव में ग्रोथ आती है, जैसे कि बच्चे का साइज बढ़ता है, बच्चे का वेट बढ़ता है, ठीक है, और एटसेट्रा। ऐसे फिजिकल चेंजेस जो होते हैं ये वो होता है। और क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव में समय के साथ बच्चे की थिंकिंग बढ़ती है, थिंकिंग बढ़ती है, ठीक है, या चेंज होती है। बच्चे के अंदर इमोशंस आते हैं, ठीक है, तो उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं क्वालिटेटिव में, ठीक है। सी समय के साथ जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो उसके सोचने, समझने, बोलने और व्यवहार करने के तरीके भी बदलते हैं। मैं फिर से इस बात को रिपीट करूंगा कि समय के साथ जब बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है, जैसे-जैसे बच्चा बड़ा हो रहा होता है, तो उसकी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर बदलती हैं। जैसे उसका सोचना, समझना, बोलना और उसका व्यवहार करना। और इसी को हम एक्सपीरियंस्ड लर्निंग बोलते हैं। आसान भाषा में इसी को तो हम एक्सपीरियंस्ड लर्निंग बोलते हैं। अनुभव के आधार पर ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर आती हैं, ठीक है। एक बात और याद रखने लायक है कि ये जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेवलपमेंट्स हो रहे होते हैं, तो ये कंटिन्यूअस होते हैं, ये कंटिन्यूअस होते हैं, ये लगातार हो रहे होते हैं। लेकिन जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है, जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है, वो डिफरेंट होता है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि ये DSSB में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि रेट ऑफ डेवलपमेंट यूनिफॉर्म नहीं होता। और ये चीज़ मैंने आसान भाषा पे यहाँ पे लिखी भी है डेफिनेशन में। मैं आपको दिखाता हूँ। इट फॉलोज अ प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस दो द रेट में वेरी अमॉन्ग चिल्ड्रन। तो ये बताता है कि ये प्रेडिक्टेबल तो है, ये चीज़ें प्रेडिक्टेबल तो हैं, लेकिन बच्चों में ये वेरी होती हैं। तो इसलिए हम इन्हें ये हम कहते हैं कि जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है, जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है, वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो ये जो डेवलपमेंट होता है, ये किन एरियाज़ पे होता है या वो ऐसे कौन से क्षेत्र होते हैं जहाँ ये चेंजेस आते हैं। तो आइए अब उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अ, जैसा कि पहला होता है फिजिकल डोमेन। फिजिकल डोमेन ये एज से रिलेटेड होता है।
ये एज के साथ चेंज होता है, इसमें ग्रोथ एंड डिके 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है? ये कभी बंद नहीं होता, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। हमने पढ़ा है कि विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हम बच्चे से बड़े होते हैं, बड़े से वयस्क होते हैं और वयस्क के बाद जब हम बुढ़ापा हमारा आता है, तो उस वक़्त भी डेवलपमेंट हो रहा होता है, ठीक है? तो वो बंद नहीं होता। तो जब तक हम जीवन पर्यंत ये चलने वाली प्रक्रिया, इसको इसीलिए कहा गया है, ये जो बॉडी में जो भी ग्रोथ होती है, साइज़ में, मोटर स्किल्स में जो कोऑर्डिनेशन आता है, ये सब फिज़िकल चेंजेस का ही पार्ट है। इसके बाद दूसरा आता है कॉग्निटिव, ये थिंकिंग और इमेजिनेशन से रिलेटेड होता है, ठीक है? मुझे माफ़ करिएगा, यहाँ पे स्पेलिंग एरर्स हैं कुछ जगह, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। उसके बाद तीसरा आता है सोशियो इमोशनल फ्रेंड्स एंड फैमिली। अब सोशियो इमोशनल में आपके फ्रेंड्स और फैमिली आते हैं, जो आपका इंटरैक्शन होता है फैमिली से, फ्रेंड्स से, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, बच्चा जैसे-जैसे बड़ा होता है, उसकी सम टाइम के साथ थिंकिंग भी वैसे-वैसे चेंज होती है, ठीक है? और एक बात याद रखिएगा कि ये तीनों डेवलपमेंट एक साथ शुरू होते हैं और एक साथ खत्म होते हैं, ठीक है? विकास सच में जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अच्छा, अब एक सवाल ये आता है कि ये जितने भी चेंजेस हैं, ये होते क्यों हैं? ठीक है? तो डेवलपमेंट के जो 2 मेन कॉजेज़ होते हैं, वो होते हैं मैच्योरेशन और लर्निंग। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। मैच्योरेशन मैच्योरेशन को हम हिंदी में कहते हैं परिपक्वता, और लर्निंग को हम कहते हैं अधिगम। अब ये परिपक्वता क्या है? मैच्योरेशन जन्म से ही किसी व्यक्ति की मौजूद विशेषताएं हैं जो बाद में प्रकट होती हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि ये जन्म से ही किसी व्यक्ति में मौजूद वो विशेषताएं हैं जो बाद में प्रकट होती हैं, ठीक है? आसान भाषा में मैं कहूँ कि अगर हम किसी बच्चे को रेंगना सिखा दें, ठीक है? या बच्चा रेंगना सीखता है, तो ये एक सामान्य सी बात है कि वो चलना या दौड़ना सीख जाएगा आगे जाकर, ठीक है? ये 2 चीज़ें वो अवश्य कर पाएगा। आप इसे रोक नहीं सकते। अगर बच्चे को चलना आने लगा है, तो वो दौड़ना सीखेगा ही सीखेगा, और यही अपने आप में मैच्योरेशन मतलब परिपक्वता है। इसके बाद बात करते हैं कि लर्निंग मतलब कि अधिगम क्या है? तो ये जो अधिगम है, ये सीखने, अनुभव और अभ्यास के परिणाम स्वरूप जो हमारे अंदर परिवर्तन आते हैं, ठीक है? उसको हम लर्निंग कहते हैं, या एकदम आसान भाषा में कहूँ तो जो कुछ भी हम एक्सपीरियंस के थ्रू अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं, उसको हम लर्निंग कहते हैं, ठीक है? जो कुछ भी हम अपने एक्सपीरियंस के थ्रू अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं, उसी को हम लर्निंग कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि स्किल्स क्या होती हैं। और देखिए, अभी इसे पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, इन दोनों को, ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स को, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे ना, तो ये डिफरेंट स्टेजेस पे जो की फीचर्स होते हैं, ये उसका पार्ट होते हैं। तो फिर वहाँ पे हमें कन्फ्यूज़न ना हो कि ये स्किल्स क्या हैं, इसलिए हम इनको पहले क्लियर करके चल रहे हैं। तो ये ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होती हैं? दोस्तों, ये जो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, इनमें आपकी स्मॉल मसल्स यूज़ होती हैं। जो भी आपके स्मॉल मसल्स हैं, वो फाइन मोटर स्किल्स पे यूज़ होती हैं। जैसे लिखना, है ना? आप राइटिंग करते हैं, या आपके बच्चा जब राइटिंग करता है, ठीक है? आपने देखा होगा बच्चे को, चम्मच को, जब वो छोटा होता है, तो पकड़ने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है? और पेंसिल को भी पकड़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही जब वो जूते के फीते बाँधता है या बटन लगाता है या कोई भी छोटी वस्तु उठाने की कोशिश करता है, तो उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये फाइन मोटर स्किल्स के एग्ज़ाम्पल हैं, ठीक है? अब बात करते हैं ग्रॉस की, कि ये ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होती हैं? तो जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं,
इस पे हमारी लार्ज मसल्स एक्टिव होती हैं। जब किसी भी काम को करते वक्त हमारी लार्ज मसल्स वहाँ पे काम कर रही हों या डेवलप हो रही हों, या किसी बच्चे के सेंस में हम बात कर रहे हैं, तो जब हमारी लार्ज मसल्स वहाँ पे वर्क कर रही होती हैं, तो वहाँ पे हम ग्रॉस मोटर स्किल्स बोलते हैं, जैसे चलना, दौड़ना, कूदना, डांस करना, स्विमिंग, फुटबॉल खेलना, एक पैर से खड़े होना। ये सारी की सारी चीज़ें ग्रॉस मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल हैं। तो प्लीज़ इन्हें याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में स्किल का नाम दे देगा या एग्जाम्पल दे देगा और फिर आपसे पूछेगा कि ये कौन सा स्किल है। तो ये चीज़ें प्लीज़ आप याद रखिएगा। जैसे कि हम फाइन मोटर स्किल्स के बारे में एक एग्जांपल और लेना चाहें, तो बच्चे को हम पेन पकड़ा देते हैं, या सॉरी पेंसिल पकड़ा देते हैं, और हम बोलते हैं इसको लिखने दो। ये जो भी लिख रहा है, ये जो भी कर रहा है, टेढ़ी-मेढ़ी लाइन्स बना रहा है, इसे करने दो। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से वो उसकी जो स्मॉल मसल्स हैं, उनके बीच कोऑर्डिनेशन मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और उसे वो फिर धीरे-धीरे लिखना सीख जाता है। यही सारी चीज़ें उसके चम्मच से खाने में, ठीक है, जूते का फीते बाँधने में, बटन लगाने में भी होती हैं। वो धीरे-धीरे करके हर एक चीज़ सीखने लगता है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िकल ग्रोथ। तो वैसे तो ये बहुत सारे होते हैं, पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और अभी जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, उसके लिए अभी हमें 3 इम्पोर्टेंट हैं, बाकी हम आगे पढ़ेंगे। तो पहला होता है सेफ़्लोकॉर्डल, दूसरा होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल, और तीसरा होता है ग्रॉस टू फाइन। ठीक है? अब ये सेफ़्लोकॉर्डल क्या होता है? सेफ़्लोकॉर्डल सेफ़्लोकॉर्डल को हिंदी में बोलते हैं शीर्षगामी। ठीक है? सेफ़्लोकॉर्डल को हिंदी में बोलते हैं शीर्षगामी। इसको ऐसा क्यों बोलते हैं? उसके पीछे का रीज़न है कि ये जो डेवलपमेंट होता है, ये टॉप टू बॉटम होता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है? ये टॉप टू बॉटम होता है, या ये कहें ये हेड टू टो ऐसे होता है। टॉप टू बॉटम या हेड टू टो, ये बात याद रखिएगा। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि पहले बालक का सर और मस्तिष्क डेवलप होते हैं, ठीक है? बाद में उसकी गर्दन और धड़, ये सब डेवलप होते हैं, और फिर शरीर के बाकी हिस्से डेवलप होते हैं। शरीर के बाकी हिस्से, प्लीज़ ये बात याद रखिएगा कि पहले सर और मस्तिष्क डेवलप होते हैं, फिर गर्दन और धड़ वगैरह डेवलप होता है, और फिर शरीर के बाकी हिस्से। इसी वजह से बच्चा चलने से पहले सर पर नियंत्रण हासिल करता है। आपके घर पे कोई छोटा बच्चा होगा, जैसे मेरी भतीजियाँ थीं, और उसी वक़्त मैं ये सब पढ़ रहा था, तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि उन्होंने भी जब नियंत्रण हासिल किया, तो पहले उन्होंने अपने सर को सँभालना सीखा। हम बोलते हैं ना कि यार अभी ये सर नहीं सँभाल पा रहा है ना? बच्चा है, अभी सर नहीं सँभाल पा रहा है, ठीक है? तो ये अपने आप को नहीं सँभाल पा रहा है, बॉडी वेट नहीं सँभाल पा रहा है, ऐसे बोलते हैं हम। तो उसके पीछे का रीज़न ही यही होता है। इन्हीं वजहों से बच्चा जो होता है, वो चलने से पहले अपने सर पर नियंत्रण करता है, ठीक है? उसके बाद वो वस्तुओं को पकड़ना सीखता है। पहले क्या करेगा? सर पे अपने नियंत्रण करेगा, फिर वो वस्तुओं को पकड़ता है, ठीक है? और उनको सँभालना सीखता है। बस ऐसा नहीं कि बस पकड़ता है, वो पहले कोशिश करता है, फिर उनको सँभालता है, ठीक है? फिर वो बैठना सीखता है, और बाद में घुटने के बल चलता है, और उसके बाद वो खड़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें सेफ़्लोकॉर्डल का पार्ट हैं। ये टॉप टू बॉटम के डेवलपमेंट के कहीं न कहीं पार्ट हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल की। अब ये प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या होता है? इसको हिंदी में हम कहते हैं समीपस्थ अनुक्रम, ठीक है? प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है समीपस्थ अनुक्रम, अनुक्रम को सीक्वेंस बोलते हैं। तो ये प्रॉक्सिमो डिस्टल में हम जानेंगे
कि ये विकास कैसे होता है। तो आपने बुक्स में पढ़ा होगा, बुक्स में एक लाइन लिखी होती है, केंद्रीय अक्ष से छोर की ओर। ठीक है, ये लाइन क्वेश्चंस में सीधे सीधे आती है। ठीक है, इसलिए मैंने भी इसको लिखा है। अब इस लाइन का मतलब क्या होता है, केंद्रीय अक्ष से छोर की ओर। अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो इसका मतलब ये हो गया कि बच्चा पहले अपनी रीढ़ की हड्डी, ठीक है, रीढ़ की हड्डी पर कंट्रोल करता है पहले। ठीक है, पहले कंट्रोल रीढ़ की हड्डी पे करेगा, उसके बाद धीरे धीरे कंट्रोल सीखते सीखते वो फिंगर्स पे कंट्रोल करना सीखता है। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है केंद्रीय अक्ष से छोर की ओर। अगर मैं प्रॉक्सिमल डिस्टल को और एक्सप्लेन करूं तो इसमें होता क्या है कि जो बॉडी के सेंटर के पास वाले ऑर्गन होते हैं वो पहले डेवलप होते हैं और दूर वाले बाद में। ठीक है, बॉडी का जो सेंटर है उसके पास वाले ऑर्गन पहले डेवलप होते हैं और दूर वाले बाद में। ठीक, जैसे एक बच्चा होता है वो पहले अपने आर्म्स में कंट्रोल करता है, फिर धीरे धीरे वो अपनी फिंगर्स में कंट्रोल करना सीखता है। ठीक है, या ये कहें वो पहले पूरे हाथ को हिलाता है और फिर बाद में वो फिंगर्स की मदद से किसी काम को करने की कोशिश करता है और इसी तरह से उसके अंदर स्किल्स डेवलप होती हैं। ठीक है, प्रैक्टिस से। ठीक, अच्छा, ये ग्रॉस टू फाइन का क्या मतलब है? ग्रॉस टू फाइन का मतलब है कि पहले लार्ज मसल्स डेवलप होंगी, किसी भी बच्चे में पहले लार्ज मसल्स डेवलप होंगी और फिर स्मॉल मसल्स डेवलप होंगी। ठीक है, और ये ग्रॉस टू फाइन को हम एक नाम से और जानते हैं, ऑर्थोजेनिक प्रिंसिपल। ऑर्थोजेनिक प्रिंसिपल। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ऑर्थोजेनिक। जैसे एक बच्चा होता है तो वो सरल काम को करना पहले सीखता है। ठीक है, सरल पहले सीखता है और जटिल कामों को वो बाद में सीखता है। देखिए, एक बच्चे के लिए हम जब स्क्रिबलिंग वाली स्टेज होती है, स्क्रिबलिंग का मतलब होता है जब एक बच्चे को पेन पेन या पेंसिल दे के तख्ता दे देते हैं, या सॉरी कोई बोर्ड दे देते हैं और हम कहते हैं बस उसको लिखने दो, सीखने दो। ठीक है, तो ये उसके लिए एक जटिल कार्य होता है, ये आसान काम नहीं होता है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, तो ग्रॉस टू फाइन, पहले लार्ज मसल डेवलप होंगी और स्मॉल मसल्स डेवलप होंगी और इसी में जो होता है वो कोई भी कार्य सरल कार्य से जटिल कार्य की ओर आगे बढ़ता है। ठीक है, बच्चा जो सीखता है वो सरल से जटिल की ओर सीखता है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं हम स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि हमारा मेन टॉपिक था। ठीक है, तो हमारी पहली स्टेज है प्री नटल स्टेज। प्री नटल स्टेज, इसको हिंदी में कहते हैं प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व अवस्था, ये जन्म से पहले की अवस्था होती है। ये वह समय है जब हम अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने बिताते हैं। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछे कि डेवलपमेंट कब स्टार्ट होता है तो प्री नटल स्टेज से ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। इट इज़ द स्टार्टिंग ऑफ डेवलपमेंट, ये बात याद रखिएगा। ये DSSB में डायरेक्ट आया क्वेश्चन है। ये लाइन जो है ये DSSB में डायरेक्ट आ चुकी है, PRT में, कि स्टार्टिंग ऑफ डेवलपमेंट, तो वो प्रीनेटल स्टेज है। ठीक है, अच्छा, फिजिकल ग्रोथ इज फास्टेस्ट, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये प्रीनेटल स्टेज ही एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फिजिकल ग्रोथ होती है, सबसे ज़्यादा। अब आप इमेजिन करिए कि एक छोटे से स्पर्म से एक इतना बड़ा बच्चा, जिसके हाथ पैर सर इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह सब हैं, इतनी तेज ग्रोथ क्या किसी स्टेज में होती है? नहीं, सिवाय प्रीनेटल स्टेज के। तो फिजिकल ग्रोथ इस स्टेज में फास्टेस्ट होती है। मेरी ड्राइंग पे ध्यान मत दीजिएगा, बहुत बुरी है। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है, DSSB में भी आया है और वेरियस टीचिंग एग्जाम्स में आ चुका है कि सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट फिजिकल ग्रोथ कब होती है, तो वो प्री नेटल स्टेज में होती है, प्रसव पूर्व अवस्था में होती है और ये 9 माह का समय होता है।
ये डेवलपमेंट का स्टार्टिंग होता है। ये सारी बातें प्लीज़ याद रखिएगा। अच्छा, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम कॉग्निटिव और सोशियो इमोशनल स्टेजेस या डेवलपमेंट को इस स्टेज पे इवैल्यूएट कर पाएँ या आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ, लेकिन ये होता है। ये बात याद रखिएगा कि ये होता है। वैसे आज के प्रैक्टिकल टाइम में जो मैं एग्ज़ाम्पल देने वाला हूँ शायद वो लोगों को कम सही लगे, पर हम सबने महाभारत में सुना था कि जो अभिमन्यु थे, उन्होंने अपनी माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेदना सीखा था, ठीक है? तो या चलिए इस बात के अलावा मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप कभी किसी प्रेग्नेंट लेडी को नोटिस करिएगा, जब वो अपने कमरे में होती हैं और सडन कोई हम म्यूज़िक वगैरह कुछ प्ले करते हैं, तो जो बच्चा होता है वो माँ के गर्भ से ही कुछ ना कुछ एक्टिविटी उसकी हो रही होती है। मतलब वो उनके स्टमक में आपको देखने को मिल जाएगा। या इसके अलावा हम कहें तो अगर कमरे में अंधेरा है और हम लाइट्स को अचानक से ऑन कर दें, तो बच्चा एक सडन मूवमेंट दिखाता है। मूवमेंट एक छोटा-सा दिखाता है। तो ये उसके एग्ज़ाम्पल हैं कि हम इसे इवैल्यूएट तो नहीं कर सकते, पर ये है कि ये चीज़ें होती हैं। आइए, अब हम बात करते हैं इन्फेंसी की। इन्फेंसी को हम क्या कहते हैं हिंदी में? इन्फेंसी को हम कहते हैं हिंदी में शैशव काल। अब ये शैशव काल क्या है? ठीक है? ये जो 0 से 2 इयर्स का टाइम पीरियड होता है, इसी को हम कहते हैं शैशव काल। और शैशव काल में जो फिज़िकल ग्रोथ होती है, वो प्रीवियस स्टेज के कंपैरिज़न में स्लो होती है। जो हमारी प्रीवियस स्टेज है, उसके कंपैरिज़न में, प्रीनेटल के कंपैरिज़न में डाउन होने लगती है, ठीक है? और जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, वो धीरे-धीरे बढ़ने लगता है, ठीक है? और कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्यों धीरे-धीरे बढ़ता है? क्योंकि बच्चे का प्राइमरी सोशलाइज़ेशन शुरू हो जाता है। उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली के थ्रू, उसके जो परिवार के बाकी सदस्य हैं, भाई-बहन एटसेट्रा, उनकी वजह से, तो उसका प्राइमरी सोशलाइज़ेशन शुरू हो जाता है और इस वजह से पियाजे के अकॉर्डिंग उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी शुरू हो जाता है, ठीक है? ये बात याद रखिएगा, मैं रिपीट करता हूँ ये सारे पॉइंट्स। इन्फेंसी 0 टू 2 इयर्स होती है, इसको हम शैशव काल बोलते हैं। फिजिकल ग्रोथ प्रीनेटल के कंपैरिजन में डाउन होती है, ठीक है? इसमें बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका होता है, ठीक? या हो ही रहा होता है, काफ़ी अच्छे से हो रहा होता है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ-साथ उसका सोशलाइज़ेशन भी शुरू हो जाता है, ठीक है? ये एक ऐसी स्टेज होती है, जब समाजीकरण बच्चे का शुरू हो जाता है। तो अगर हम JSSB या बाकी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपसे बोलें, तो क्वेश्चन ये बनेगा कि समाजीकरण कब शुरू होता है, सोशलाइजेशन कब शुरू होता है? तो जन्म से शुरू हो जाता है। ये जन्म से शुरू होने वाली प्रक्रिया है। अब इसके बारे में डीप एग्जाम्पल हम आगे पढ़ेंगे जब क्लासेस करेंगे, लेकिन अभी आपको ये जानना है कि समाजीकरण जन्म से शुरू हो जाता है। ये जन्म से स्टार्ट हो जाता है। अब अब क्या होता है कि देखिए, बच्चा बेचारा बाहर तो जल्दी जाता नहीं है, ठीक? तो और उसका जो सोशलाइज़ेशन हो रहा होता है वो पेरेंट्स और फैमिली के साथ ही हो सकता है। पर कितना? ठीक है? उसके दोस्त हैं नहीं, तो इस उम्र में वो खिलौनों से खेलता है और इसी को हम कहते हैं टॉय एज। ये सारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इन्फेंसी को ही टॉय एज बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि बच्चा सिर्फ़ खिलौने से खेल रहा होता है, उसके कोई दोस्त नहीं होते हैं, इसलिए इसको हम टॉय एज बोलते हैं और ये इमिटेटिव एज है। अब ये इमिटेटिव एज कैसे है, इसका एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मेरी छोटी वाली भतीजी है, तो जब मेरी बड़ी वाली भतीजी मेरे पास आती है और वो किसी बात से नाराज़ होगी या खुश होगी, तो वो जो भी वर्ड्स यूज़ कर रही होती है, "अरे चाचू आप आ गए? मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ।" तो जो मेरी छोटी भतीजी है, लगभग 2 साल की हो रही है, तो वो भी सेम बात बोलेगी और कहेगी, "अरे चाचू आप आ गए और मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ।" ठीक है? तो ये बच्चों के अंदर होता है। आप अपने घर पे भी नोटिस करिएगा, बच्चे इस एज पे बहुत ज़्यादा इमिटेटिव होते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि ये अर्ली चाइल्डहुड क्या होता है। ये 2 टू 6 इयर्स का टाइम पीरियड होता है।
इसको हम कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, इसको हम कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था। इसमें होता क्या है कि बाकी दोनों जो हमारी स्टेजेस थी, प्रीनेटल और इन्फेंसी, उनके कंपैरिजन में फिजिकल ग्रोथ डिक्रीज होती है। ठीक है, और ये धीरे-धीरे कम हो रही होती है। लेकिन इस टाइम पीरियड में जो बच्चा होता है, वो कंट्रोलिंग बहुत अच्छे से सीखता है। वो कंट्रोलिंग बहुत अच्छे से सीखता है अपनी बॉडी में। ठीक है, वो रनिंग कर लेता है। जहाँ बच्चे ने पहले चलना सीखा था, वो रनिंग कर सकता है, वो बॉडी का बैलेंस बनाना सीख जाता है। ठीक है, और बच्चे के अंदर जो है इमेजिनेशन और क्यूरियोसिटी डेवलप होने लगती है। काफ़ी हद तक वो क्यूरियस हो जाता है। उसके कुछ सवाल बनने लगते हैं, ये क्या है? ये क्यों है? ये कौन है? ये क्यों होता है? ये कैसे है? वो ऐसे क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देता है, जिनके जवाब हमारे पास भी नहीं होते। अर्ली चाइल्डहुड ऐसा टाइम पीरियड होता है जब बच्चे का सोशलाइजेशन और उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट दोनों फास्टेस्ट होते हैं। ये बात मैं अलग से लिखे दे रहा हूँ, फास्टेस्ट होते हैं। क्या? बच्चे का सोशलाइजेशन और उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये ऐसी स्टेज होती है जिसमें बच्चा 25 से 50 वर्ड्स डेली सीख सकता है। ठीक है, तो सोशलाइजेशन ये एग्जाम्स में आता है। DSSB के अलावा बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है कि सोशलाइजेशन फास्टेस्ट कब होता है और लैंग्वेज डेवलपमेंट फास्टेस्ट कब होती है। तो ये फास्टेस्ट होता है अर्ली चाइल्डहुड में। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। एक बहुत फेमस सोशियोलॉजिस्ट थे, काफ़ी फेमस सोशियोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम था मिल्ड्रेड पार्टन। और इन्होंने इसे प्ले एज बोला था। अच्छा, ये प्ले एज क्यों होती है? ठीक है, इस वक्त जो बच्चा होता है, उसके दोस्त बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसका सोशलाइजेशन क्यों फास्टेस्ट होता है, उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट क्यों फास्टेस्ट होता है, इन सब का आंसर यहाँ पे है। होता क्या है कि बच्चा जो है बाहर निकलता है। जब बच्चा बाहर निकलता है तो उसके दोस्त बनते हैं और टीचर्स मिलते हैं उसको। टीचर्स और पीयर्स, इन पे उसको बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। ये दोनों उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से वो शब्द सीखता है, बहुत सारी चीज़ें सीखता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ सीखता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो ये वो एज होती है जिसके बाद बच्चा अपना गैंग बनाने लगता है। तो इसलिए इसको प्री गैंग एज भी बोलते हैं। ऑल्सो कॉल्ड प्री गैंग एज बिकॉज द पेयर ग्रुप बिकम्स एक्टिव। ठीक है, और टीचर्स एंड पेयर्स आर बिकम इम्पॉर्टेंट। उनको वही ज़्यादा सही लगेंगे। ठीक है, आप गलत लगोगे, माँ बाप गलत लगेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों में चेंज आता है। गलत का मतलब एकदम से नेगेटिव नहीं है। यहाँ पे गलत का मतलब है कि आपकी बात नहीं मानेंगे वो, टीचर्स या पेयर्स की बात ज़्यादा मानेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग मिडिल और लेट चाइल्डहुड के बारे में। ठीक है, ये 6 to 11 ईयर्स होता है। ये ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें फिजिकल ग्रोथ स्लो हो जाती है। बाकी सबके कंपैरिजन में फिजिकल ग्रोथ यहाँ पे ज़्यादा स्लो होती है। लेकिन बच्चा अपने ऊपर कंट्रोल और उसका बैलेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर लेता है। ये बात याद रखिएगा, फिजिकल ग्रोथ स्लो होती है पर वो कंट्रोल और बैलेंस बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट करता है इन पे। बच्चे के अंदर स्किल्स डेवलपमेंट होने लगती हैं या और बढ़ जाता है। अगर बच्चे को कुछ सिखाना हो ना, तो ये बहुत अच्छी स्टेज होती है। ठीक है, बच्चे को सिंगिंग, डांसिंग या कोई दूसरी क्रिएटिविटी है, सिखाने के लिए या सिखाना शुरू करने के लिए ये बहुत अच्छी स्टेज मानी जाती है। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है बच्चे का, वो बढ़ने लगता है। ठीक है, बाकी सारी स्टेज के कंपैरिजन में ये बढ़ता है। और पियाजे के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, वो उसकी ये स्टेज होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, कई बार आया है इस टाइम पीरियड पे। लेकिन बाकी ये क्या होता है इसके बारे में हम जब पियाजे के बारे में पढ़ेंगे तब जानेंगे। ठीक है, और इसमें आपकी बच्चे की जो भाषा होती है वो काफ़ी मैच्योर होती है, क्योंकि उसमें काफ़ी सुधार होने लगता है। और अब बात करते हैं सोशलाइजेशन की। ये पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। सोशलाइजेशन में क्या होता है, क्योंकि DSSB और दूसरे एग्जाम्स में आता है क्वेश्चन
कि किस एज में टीचर का इन्फ्लुएंस कम होने लगता है और पीयर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। तो टीचर का इन्फ्लुएंस डिक्रीज़ होता है, ठीक है? और पीयर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, ठीक है? अब बच्चे को इसके पहले वाली स्टेज में बच्चे को टीचर की बात भी सही लग रही थी और दोस्तों की बात भी सही लग रही थी, पर यहाँ पे उसे अपने पीयर ज़्यादा अच्छे लगेंगे और टीचर की बात कम सही लगेगी, ठीक है? और ये पेयर जो उसके पेयर्स हैं, ये उसके परमानेंट इनमें से परमानेंट फ्रेंड्स बनने लगेंगे और कहीं न कहीं ये जेंडर बेस्ड फ्रेंडशिप होगी, ठीक है? इसके पहले क्या था कि लड़का-लड़की सब दोस्त हो बन रहे थे, ठीक है? लेकिन जब मिडिल और लेट चाइल्डहुड में बच्चे आते हैं, तो ये हमने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है कि जेंडर बेस्ड फ्रेंडशिप हमारी होने लगती है। लड़का-लड़का दोस्त होगा, लड़कियाँ-लड़कियाँ दोस्त होंगी, उनके अलग-अलग ग्रुप होंगे और इसी वजह से इसको कहीं न कहीं हम गैंगेज भी कहते हैं, ठीक है? क्योंकि जेंडर बेस्ड होती है। अब जब जेंडर बेस्ड फ्रेंडशिप हो रही है, तो ये गैंग बनने लगता है, ठीक है? इसीलिए इसको गैंग एज भी बोलते हैं। ये ऐसा टाइम पीरियड होता है, मिडिल और लेटर चाइल्डहुड, जिसमें मास मीडिया का, इंटरनेट का और टीवी वगैरह का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ता है और बहुत ज़्यादा असर करता है, ठीक है? आइए अब बात करते हैं एडोलेसेंस की। ये एडोलेसेंस क्या है? एडोलेसेंस को एडोलेसेंस को हम हिंदी में कहते हैं किशोरावस्था। ये 11 से 18 साल के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, कई बार ये 12 से 18 भी माना जाता है, तो 11-12 में आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों करीब-करीब नहीं देता, ठीक है? तो ये 12 टू 18 ईयर्स का जो भी टाइम पीरियड है, ये एडोलेसेंस में काउंट होता है, ठीक है? और ये जो टाइम पीरियड होता है, इसमें जो आपकी फिज़िकल डेवलपमेंट है, वो फास्टेस्ट हो जाती है। अच्छा, ठीक है? अभी मैं आगे आपको एक बात बताऊँगा। अभी आप बोलेंगे कि आपने पहले इन्फेंसी में बोला, सॉरी प्रीनेटल में बोला कि ये फास्टेस्ट है, अब आप बोल रहे हो कि ये फास्टेस्ट है। तो मैं ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा कि प्रीनेटल को छोड़ के जो प्रीनेटल स्टेज है, प्रीनेटल स्टेज को छोड़कर जितनी भी स्टेजेज़ हैं, ठीक है? जितनी भी स्टेजेज़ हैं, उन सब में एडोलेसेंस में एडोलेसेंस में फिजिकल ग्रोथ फास्टेस्ट है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है? प्रीनेटल स्टेज को छोड़कर अगर सारी स्टेजेस दी हों, वहाँ पे एडोलेसेंस और प्रीनेटल साथ में है और आपसे पूछे कि फास्टेस्ट फिजिकल ग्रोथ कब होती है, तो प्रीनेटल सही है। लेकिन अगर वहाँ पे प्रीनेटल नहीं दिया और फिर आपसे पूछा है कि फास्टेस्ट फिजिकल ग्रोथ कब है, तो वो एडोलेसेंस में है। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इस टाइम पे फिजिकल ग्रोथ जैसे हमने बताया कि बढ़ जाती है, ठीक है? एकदम स्पट ग्रोथ होती है। यहाँ पे आपकी हाइट बढ़ती है तेज़ी से, वेट बढ़ता है, बॉडी का साइज़ बढ़ता है। आपने देखा होगा कभी-कभी कोई-कोई लड़का इस एज पे आके अचानक से बहुत लंबा हो जाता है। कोई-कोई लड़कियाँ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, ठीक है? और उन पे और ये प्यूबर्टी बिगिन हो जाती है, ठीक है? फीमेल्स में और बहुत सारे हार्मोनल चेंजेज़ होते हैं, ठीक है? और बच्चों पे डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखने लगते हैं, ठीक है? ये सबके साथ होता है, ये आप हो या हम हो, हमारी जैसे हमारी आवाज़ भी बदलती है, ठीक है? जब किसी लड़के की आवाज़ बदलती है तो उसे बहुत बुरा लगता है, जैसा कि मुझे भी लगा था। तो ये सब कहीं न कहीं एडोलेसेंस को बताते हैं, ठीक है? और हाइट डिफरेंट-डिफरेंट लोगों की डिफरेंट-डिफरेंट हाइट्स होने लगती हैं, ठीक है? वो वॉइस डिपेंस स्पेशली इन बॉयज़, ठीक है? एक्ने, मूड स्विंग्स, बॉडी इमेज अवेयरनेस ये सारी चीज़ें फिज़िकल डेवलपमेंट का पार्ट हैं और इसी टाइम पीरियड में होती हैं। इसी टाइम पीरियड में ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होते हैं, अब उनको डिस्कस करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग इम्प्रूव्स। होता क्या है कि जो बच्चा होता है उसकी एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल थिंकिंग इम्प्रूव होने लगती है, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा तर्क-वितर्क ये सब सोचने लगता है। बहुत सारे बच्चे हैं उनके अंदर कविताएँ लिखना, ये सारे वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होने लगते हैं। जी हाँ, बहुत अच्छी इमेजिनेशंस भी होती हैं उनकी, ठीक है? बच्चे प्लान करना सीख जाते हैं और रीज़न बताते हैं और उन रिफ्लेक्ट करना भी उन चीज़ों को जानते हैं, अपनी एबिलिटीज़ को, ठीक है? वो सीखने के शौकीन भी होते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि बस वो उम, ऐसा कुछ होता है और उनका सोशलाइज़ेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उनका आइडेंटिटी फॉर्मेशन बिगिन्स होता है, ठीक है? अच्छा, एरिक्सन थे, तो उन्होंने दिया था एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एरिक्सन का नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है
तो एरिक्सन ने एक स्टेज दी थी आइडेंटिटी वर्सेस रूल, ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो खैर उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। बच्चे अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में सोचना शुरू करते हैं और वो थोड़ा आज़ादी पसंद होने लगते हैं, ठीक है? ये सबके साथ होता है। इस एज में जो सोशलाइज़ेशन होता है वो पीयर बेस्ड ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है पीयर बेस्ड। पीयर्स बिकम द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्रुप, ठीक है? एंड होता क्या है कि इस टाइम पे पीयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और उनकी बॉन्डिंग इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। दोस्त है मेरा, सही है गलत है कैसा भी है, पर दोस्त है मेरा, मुझे अपनी दोस्ती निभानी है, ठीक है? और फैमिली और स्पेलिंग एरर्स के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और फैमिली और टीचर्स का इन्फ्लुएंस कम होने लगता है, ठीक है? और बच्चे जो होते हैं वो अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, ये कॉमन है। मल्टीमीडिया वगैरह का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है इस एज पे, ठीक है? तो अच्छा हाँ, एक पॉइंट ये आता है कि ये जो सारी चीज़ें हो रही होती हैं बच्चों के अंदर, जैसे कि उनके जो इमोशनल अप एंड डाउन्स होते हैं, ठीक है? जितने भी उनके इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हो रहे होते हैं, हाई लोज़ वगैरह जो भी हम बोलें, और वो धीरे-धीरे वो मतलब खुद को लेके बहुत सेंसिटिव होने लगते हैं, ठीक? तो होता क्या है कि इस टाइम में बहुत सारे बच्चे इन चीज़ों की वजह से क्राइम की तरफ चले जाते हैं और बुरी आदतें उनको लग जाती हैं। जैसे वो ट्रायल कर रहे होते हैं सिगरेट का या वाइन्स एटसेट्रा इन सब चीज़ों का। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस एज पे करके छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो उसको कंटिन्यू करते रहते हैं। तो इस तो वो फिर आदत में आ जाता है और फिर वो लाइफ़ टाइम चलता रहता है, जो कि सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए इस पीरियड पे माँ-बाप को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सॉरी, मैं इस वर्ड के लिए माफ़ी चाहूँगा। माता-पिता को ये समझना ज़रूरी है कि वो बच्चे पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें और बच्चों से बात करें, ठीक है? बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव ना हों, उनको समझें। बच्चे की उदासी के पीछे का कारण क्या है, ये जानने की कोशिश करें। देखिए, होता क्या है कि एक ऐसी एज होती है कि जिसमें बच्चा ना तो बड़ा होता है और ना वो वयस्क होता है। तो पर वो सोचता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। तो इसलिए ना तो उसके पेरेंट्स से बनती है, ना तो उसके टीचर्स से बनती है, ठीक है? तो बच्चों को सामंजस्य बनाने में बहुत समस्या होती है। एक बहुत फ़ेमस सोशियोलॉजिस्ट या जो भी थे, मुझे नहीं पता, मैंने उनकी डेफ़िनेशन पढ़ी है। स्टैनले हॉल, आप सबने पढ़ी होगी। तो उन्होंने इसको इसीलिए कहा था कि ये स्ट्रेस और स्टॉर्म की स्टेज है, ठीक है? ये स्ट्रेस और स्टॉर्म की स्टेज है, तूफान और तनाव की अवस्था है। ये स्टैनले हॉल ने कहा था। स्टैनले हॉल की डेफिनेशन भी है ये, ठीक है? तो इसको भी याद रखिएगा। तो उन्होंने इसके बारे में काफ़ी बात की थी। एक और पॉइंट बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक का, सीधे-सीधे एग्ज़ाम्स में आता है कि ये ब्रिज है बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, ठीक है? इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि ऐसी कौन-सी अवस्था है जो चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का ब्रिज है, तो वो एडोलेसेंस है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि आज हमने जाना कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसके डिफरेंट स्टेजेस क्या हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से वो सारे ही पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटा-सा चार्ट आपको बना के दे दिया है, जो आपकी रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इस पीडीएफ में या इस वीडियो में कहीं आपको स्पेलिंग एरर दिखें तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और आगे आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम पियाजे के बारे में जानेंगे, और भी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। अभी तो ये एक छोटी-सी शुरुआत है। तो आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, अपना प्यार और अपना साथ हमें दीजिए। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फ्यूल योर फ्यूचर विद लर्नविल। हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन दिस। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।